बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 1 है अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। लेक्चर नंबर 1 टाइटल इज इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इसमें डिस्कस करेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो इस लेक्चर की जो आउटलाइंस हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग में, आइडियलाइजेशन, पार्टिकल, रिजिड बॉडी, कंटिन्यूम, इस चीज़ को, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, SI स्टैंड फॉर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम को, स्केलर्स एंड वेक्टर्स को, और सिमिलरली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के कौन से स्टेप्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में यूज होते हैं। और सिमिलरली एट द एंड वी विल आल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल एग्जांपल related to the above topics. Let's start. Introduction. In introduction, first I would like to introduce what is science. Science, basically, if we talk about the science is the growth of ideas and innovations through observations and experimentations. कि जब आइडियाज की ग्रोथ होती है या कोई भी इनोवेशन होती है, जब हम कुछ थ्रू ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द अप्लाइड साइंस व्हेन वी कंट्रीब्यूट इन ह्यूमैनिटी, when the science is when the science starts to contribute in humanity, that becomes a applied science. तो जब साइंस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी ह्यूमैनिटी में, तो वो अप्लाइड साइंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली क्या है कि फोर्सेस एंड एप्लीकेशन और जो फोर्सेस हैं उनके इफेक्ट्स को डिस्कस करती हैं। तो जो फोर्सेस हैं, किसी भी बॉडी पे जब लोड अप्लाई होता है या फोर्स अप्लाई होती है, तो उसमें जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस, उनको जो हम डिस्कस करते हैं वो मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स और ब्रांचेस की जब हम बात करते हैं, तो मैकेनिक्स इटसेल्फ जो है इट डील्स द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज, कि फोर्सेस और उनका जो इफेक्ट्स होता है कि बॉडीज पे, इस चीज को जिस साइंस की ब्रांच में डिस्कस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फर्दर वी डिवाइड इनटू थ्री ब्रांचेस: इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो नेम से ही इंडिकेट है, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडीज। जब हम फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स को रिजिड बॉडीज पे डिस्कस करते हैं, तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाती है। ये ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसकी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन हम कंसीडर करते हैं। सिमिलरली, जब हम फोर्सेस और उनके जो इफेक्ट्स हैं किसी भी डिफॉर्मेबल बॉडीज पे डिस्कस करते हैं, तो दैट ब्रांच इज कंसीडर्ड एज अ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें एग्जांपल्स वी कैन कंसीडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एज वेल। तो सिमिलरली, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो जब स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स हम वहाँ डिस्कस करते हैं उन फ्लूइड्स पे, फ्लो पे, कंटिन्यूस पे, तो इन चीज़ों को, ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, उसको हम कैटेगराइज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसकी एग्जांपल्स डिफॉर्मेशन है, विस्कोसिटी है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस की जाती हैं। तो अगर इस स्लाइड पे थोड़ा सा गौर करें और हम, तो इसमें ये देखें जो वर्ड्स जो हैं कलर चेंज किए गए हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिजिड बॉडीज, and when we talk about the mechanics of solid, it's mean we are discussing about the deformable bodies. Similarly, when we are talking about the fluid mechanics, so it means we are discussing the forces and their effects on fluids flow and continuous bodies. तो ये जो है mechanics and their branches हैं। तो बट आवर फोकस इज ओनली इन दिस सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आगे जो है
ये लेक्चर भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड ही है। तो फील्ड ऑफ मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, तो फ्रॉम दीज अर्ली स्टडी मैकेनिक्स इनटू टू ब्रांचेस जो है वो स्टैटिक्स और डायनामिक्स में डिवाइड की गई थी। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिक्स फर्दर वी डिवाइड द डायनामिक्स इनटू टू टाइप्स, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। फर्स्टली व्हाट इज स्टैटिक्स? तो जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो कोई भी मोशनलेस सिस्टम, ये सिस्टम जो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में और विद फोर्सेस दैट एक्ट टू एस्टैब्लिश दीज स्टेट्स ऑफ मोशन, कोई मोशनलेस सिस्टम जैसे किसी टेबल पे गिलास पड़ा हुआ है या कोई भी व्हीकल है जो चल रही है रोड पे और कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इनकी जो मूवमेंट है, ये बॉडीज जो हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टैटिक्स कहलाते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, तो बुक कोई भी रेस्टिंग ऑन योर डेस्क पे पड़ी है और योर कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड आर सब्जेक्ट टू एंड एनालाइज विद द लॉज ऑफ स्टैटिक्स। तो कोई चीज बुक है, गिलास है, किसी भी डेस्क या टेबल पे पड़ी है, या कोई भी व्हीकल है, कार है, ट्रैवलिंग कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ स्टैटिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द डायनामिक्स, फर्स्टली वी टॉक अबाउट द काइनेमैटिक्स। तो जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं, तो काइनेमैटिक्स में हम चीज जो स्टडी करते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज इन अ मूविंग सिस्टम। जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसमें जो ज्योमेट्रिकल उसकी चेंजेस आती हैं, शेप में, लेंथ में, विड्थ में, तो ये सारी चीजें जो चीज डिस्कस की जाती हैं ये काइनेमैटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो होता है, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो फोर्स विल नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो फोर्स में हम कंसीडर जो है वो नहीं डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स में। तो जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो रिलेशनशिप है अमंग पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडीज। ठीक है, तो उसके बाद जब काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज चेंजिंग की बात की। तो ज्योमेट्रिकल चेंजिंग जब होती है क्वांटिटीज में, तो वो उसकी कोई रूट काज होती है। तो व्हाट इज द रूट काज टू चेंज द ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज इन अ मूविंग सिस्टम? तो वो जो चीज डिस्कस की जाती है, ट्रीट्स एंड द काजेज एंड द नेचर ऑफ मोशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड फोर्सेज, तो वो जो है उसको हम काइनेटिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन फोर दैट एक्ट ऑन अ बॉडी, विंड, ग्रेविटी एंड, इस चीज में फोर्स को हम डिस्कस करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, बट काइनेमेटिक्स में फोर्स विल नॉट इन्वॉल्व। तो फर्दर स्कोप, इफ वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, तो अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज डिफरेंट जगह पे जो होता है वो होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, तो फर्स्टली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो यू आर फेमिलियर, जो हॉरिजेंटल मेंबर्स होता है, बीम्स होती है, उसके बाद फ्रेम्स होते हैं, उसके बाद ट्रेसेस। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीम्स में अप्लाइड मैकेनिक्स यूज की जाती है, फ्रेम्स में, ट्रेसेस में। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। तो अगर मैं दूसरी बात करूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो अर्थ प्रेशर में एंड स्टेबिलिटी में जो है वो अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज होता है। सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो व्हीकल मोशन में कंसेप्ट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इज यूज्ड। और सिमिलरली ब्रेकिंग में भी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसेप्ट होता है वो यूज होता है। तो जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें गेट्स हैं, डैम्स हैं एंड स्पिलवेज में जो है अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो यूज की जाती है। तो ये जो है वो स्कोप था कि अप्लाइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस में यूज होती है, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। We see the importance of applied mechanics, engineering mechanics in civil engineering. So if we talk about the importance, so it helps analyze forces, movements, and equilibrium. So similarly, it also ensures safety and stability of structures. Enables economical and efficient design, and it is also essential for understanding advanced subjects.
if we talk about the advanced essential for understanding advanced subjects, then we talk about the also we talk about the structure analysis, soil mechanics, as well as concrete and steel design. एंड तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग इसके जो कंसेप्ट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सॉइल मैकेनिक्स है, कंक्रीट एंड स्टील डिज़ाइन है। तो इसमें इंश्योर सेफ्टी स्टेबिलिटी भी करती है, इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट डिज़ाइन है, और एनालाइज फोर्स मूवमेंट्स एंड इक्विलिब्रियम। So if we talk about the engineering idealization, what is idealization? Idealization basically when we simplify real system to make analysis possible, that is called idealization. तो idealization जब हम simplify real system को कर देते हैं कि इसका analysis possible हो सके, तो that is called idealization कि complex structure को जो है वो इस तरह सिंप्लीफाई करना, यानी उसकी फरी बॉडी डायग्राम बनाना आना इस तरह कि वो एनालिसिस के लिए पॉसिबल हो सके। तो रियल स्ट्रक्चर्स, इफ वी टॉक अबाउट द रियल स्ट्रक्चर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जब तक हम उसको उसकी आइडियलाइजेशन ना करें, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ पॉसिबल फॉर एनालिसिस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियर्स यूज assumption जो यूज होती हैं, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी, ऑब्टेन वर्केबल सॉल्यूशंस, और थ्री कॉमन जो आइडियलाइजेशंस हैं उनकी अगर बात करते हैं तो पार्टिकल है, रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूम है। तो ये इंजीनियरिंग आइडियलाइजेशन है। तो इसका पर्पस मैंने पहले ही आपको जो है वो बता दिया है कि क्या है इसका जो है वो पर्पस है। तो नेक्स्ट जो है वो चलते हैं पार्टिकल। इफ वी टॉक अबाउट द पार्टिकल रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन, तो तीनों की जो है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल आइडियलाइजेशन, रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन एंड कंटिन्यू आइडियलाइजेशन। तो जब हम बात करते हैं पार्टिकल आइडियलाइजेशन की, तो ऐसा ऑब्जेक्ट विद नेग्लिजिबल, जिसका साइज जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मैस कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट पे मैस होता है, शेप एंड रोटेशन को इग्नोर करते हैं इसमें। तो अगर हम यूज की बात करते हैं, तो स्टडिंग मोशन और फोर्स, किसी भी पॉइंट पे जो मोशन या फोर्स हम स्टडी करते हैं, एनालाइजिंग जॉइंट्स इन ट्रेसेस, एग्जांपल लोड एक्टिंग एट अ जॉइंट की बात करते हैं, तो ये पार्टिकल आइडियलाइजेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी वो होती है, बॉडी डज नॉट डिफॉर्म अंडर लोड, जब लोड अप्लाई होता है तो डिफॉर्म नहीं होता, तो बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है। तो इसी तरह सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, यूज्ड फॉर बीम्स के लिए यूज किया जाता है, फ्रेम्स के लिए, मशीन्स के लिए, और फोकस जो होता है फोर्सेस, मूवमेंट्स और इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन में डिस्कस की जाती हैं। When we talk about the continuum idealization, तो मटेरियल अज्यूम टू बी कंटिन्यूअस समझा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है इसमें इग्नोर किया जाता है। तो यूज जो होता है एर्थ एंड स्ट्रेन एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स, कंक्रीट बिहेवियर में इसका जो कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन का यूज होता है। इसी तरह सॉइल मैस है, कंक्रीट स्लैब है, एग्जांपल जो है। तो सिमिलरली अगर बात करते हैं तो पार्टिकल आइडियलाइजेशन, लोड एक्टिंग एट अ जॉइंट, किसी तरह फोर्सेस, मूवमेंट्स और इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो वो रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन है। अगर सॉइल मैस, कंक्रीट स्लैब, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें मटेरियल कंटिन्यूस एज्यूम किया जाता है, तो कंटिन्यू आइडियलाइजेशन है। When we talk about the units, what is the meaning of units? Units basically standard measure of a quantity है, किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट है। When we talk about the dimension, dimension basically बताती है फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी की। तो अगर हम डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन जैसे लेंथ है, तो इसको हम डायमेंशंस इसकी डिनोट करना चाहें तो एल से डिनोट करेंगे। तो सिमिलरली मैथ्स की अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो कैपिटल एम से जो है वो डिनोट करेंगे। सिमिलरली टाइम की अगर हम डायमेंशन जो है वो डिनोट करना चाहते हैं तो कैपिटल टी से जो है वो डिनोट करेंगे। तो नाउ वी टॉक अबाउट द सिस्टम, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल
of units. So basically 7 units are uh, it consists of 7 units, or after that, and from these 7 units we can derive other units. तो लेंथ है, लेंथ मीटर यूनिट्स होता है और सिंबल जो होता है वो एम होता है. इसी तरह मैस है, किलोग्राम यूनिट होता है और केजी से हम यहाँ डिनोट करते हैं सिंबल. टाइम सेकंड और एस से डिनोट करते हैं. और इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो एम्पेयर ए से. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन के से. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल तो MOL से हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंडेला इसका यूनिट होता है और CD से इसको डिनोट किया जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट द derived यूनिट्स. तो derived यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं विच कैन बी derived फ्रॉम दी जो हमारे पास बेसिक यूनिट्स होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स होते हैं बेसिक. तो बेस यूनिट से हम ये डिराइव करते हैं. जैसे वेलोसिटी है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड. तो मीटर ऑलरेडी जो है वो लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है वो टाइम का है. तो दोनों मिले तो वेलोसिटी और सिंबल जो है V से हम डिनोट कर. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सलेरेशन, the unit of acceleration is meter per second square. तो मीटर per second square. तो similarly the unit of length is meter, the unit of time is second. तो ये आता है, इसको इसका सिंबल जो है वो A है, एक्सलेरेशन को डिनोट करता है. फोर्स, फोर्स इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स जो होती है ये इक्वल होती है M=A के. ये इसका फार्मूला अगर न्यूटन सेकंड लॉ भी हम पढ़ते हैं तो F=ma. फोर्स इज इक्वल टू M mass एंड A इज एक्सलेरेशन. तो यूनिट ऑफ मास जो है वो क्या है, किलोग्राम. और यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड ऑलरेडी ये लिखा भी हुआ है ये यहाँ पे. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो होता है वो इक्वल होता है न्यूटन के. तो हम जो है फोर्स का यूनिट कंसीडर करते हैं कि न्यूटन ही होता है. जहाँ भी लिखा जाता है फोर्स को हम न्यूटन या के में लिखते हैं. तो इसको डिनोट जो है वो F से करते हैं. सिमिलरली मोमेंट है, मोमेंट का जो फार्मूला की अगर हम बात करें तो R×F होता है. R×F. R क्या डिस्टेंस है और F जो है फोर्स है. F का यूनिट ऑलरेडी हम डिराइव कर रहे हैं न्यूटन. और जो डिस्टेंस है उसका ऑलरेडी हमने बेस यूनिट्स में पढ़ा है, मीटर होता है. तो न्यूटन मीटर जो है और M से डिनोट करते हैं. सिमिलरली स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, लोड या फोर्स पर यूनिट एरिया. तो P जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन और A का यूनिट एरिया है पर मीटर स्क्वायर होता है. तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये किसके इक्वल होता है पास्कल के इक्वल होता है. तो ये भी लिख सकते हैं और इसे हम ये सिग्मा से जो है वो डिनोट करते हैं. तो ये ड्राइव यूनिट्स थे जो मैंने एग्जांपल से समझाए भी हैं कि कैसे जो इनके फार्मूले हैं और हम जो है वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं. उसके बाद when now we talk about the scalar and the vector quantities, what is the difference between the scalars and vector quantities? When we talk about the scalar quantity is in for such quantities we need only magnitude or not direction. And the examples of these quantities are mass, time, temperature, energy, speed, heat. When we talk about the mass, we only need quantity, but we don't need a mass. तो इनमें ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं. तो जैसे मैस है, मैस में सिर्फ हमें टाइम, उसकी क्वांटिटी के इतना डायरेक्शन नहीं चाहिए होती. टेम्परेचर है, एनर्जी है, स्पीड है. व्हेन वी टॉक अबाउट द वेक्टर्स इन वेक्टर क्वांटिटीज, वी सच क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस जो होती हैं वो चाहिए होती हैं. और रैपिड डायरेक्शन जो है वो हम एरो से डिनोट करते हैं. तो वेक्टर इसमें इफ वी टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटीज तो वो एडेड अलजेब्रिकली
बट रिक्वायर वेक्टर एडिशन जो है वो हमें इसमें चाहिए होती है वेक्टर। तो फोर्स है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सलेशन है, तो हमें इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स की क्वांटिटी 5 न्यूटन है, तो किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली लग रही है, वर्टिकली लग रही है, तो ये बताया जाता है। अपवर्ड है, डाउनवर्ड लग रही है, तो डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी होगी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ये सारी क्या वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो रिक्वायर होती हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इफ वी टॉक अबाउट द engineering problem solving approach, in engineering problem solving approach, many steps are involved. Now we discuss step by step method. First, understand the problem clearly. Secondly, we have to draw a free body diagram. We will draw the free body diagram. And the third step is we will identify nouns and unknowns and unknowns. We if we have not draw on the free body diagram accurately, then it will be very difficult to identify the nouns and unknowns on in the problem. तो सब ये जो है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम सही तरीके से नहीं ड्रा की गई, तो नॉउन्स एंड अननोन्स जो हैं वो ड्रा करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके बाद अप्लाई गवर्निंग जो लॉज हैं कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रही हैं उनकी समीशन हम ज़ीरो लेंगे, और मूवमेंट जो है उसका, तो ये दो इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वेशन है। फर्दर जो फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन की समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो ये गवर्निंग लॉज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वी विल अप्लाई in order to check the stability of the structure. उसके बाद जब ये इक्वेशंस अप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चेक एंड इंटरप्रेट जो है वो रिजल्ट्स करेंगे। तो ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। इन दिस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वी विल फॉलो दी 6 स्टेप्स। तो 6 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद वी कैन गेट द रिजल्ट्स, द एक्यूरेट रिजल्ट्स। Further, the importance of free body diagram, if we talk about the free body diagram, तो है ये शो करती है all forces acting on a body, simplifies analysis करती है, similarly preventing missing forces करती है, और most critical step है in problem solving. Already I have discussed कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम सही तरीके से नहीं ड्रा हुई तो हम जो है वो कोई ना कोई फोर्स मिस कर सकते हैं, और इसकी वजह से एनालिसिस सही जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये क्रिटिकल जो स्टेप है इसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद समरी इस लेक्चर की, इस लेक्चर में हमने क्या जो है वो डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल एग्जांपल इन दिस लेक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट, अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो फंडामेंटल है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कि ये बुनियाद है कि सिविल इंजीनियरिंग में पहला स्टेप है। आइडलाइजेशन सिंप्लीफाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हमने आइडलाइजेशन पढ़ी, रियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आर वेरी कम्प्लेक्स, तो उनको रियल जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडलाइजेशन जो है वो सिंप्लीफाई करती है। सिमिलरली हमने पढ़ा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी को। उसके बाद स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने डिफरेंस पढ़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स जिनमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। तो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। दैट वाज द लेक्चर। नाउ हाउ come to the numerical example 1. And numerical example 1 is related to scalar quantity. When we talk about the scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी में प्रॉब्लम जो है वो गिवन है कि एक कंक्रीट ब्लॉक है जिसका मास हैज ए मास ऑफ 500 केजी है, फाइंड इट्स वेट। इसका जो है वो वेट फाइंड करें। तो गिवन जो है वो इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं गिवन की, तो मास जो है m 500 केजी है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 1 मीटर है,
और जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल एम इंटू जी। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास 500 है, और g की वैल्यू 9.81 है। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 4905 जो है न्यूटन आया। तो हमने इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसे हमें पता भी है कि 1 किलो जो है वो किलो में जो है 1000 न्यूटन होते हैं। तो 1000 पे डिवाइड किया तो 4.9 किलो न्यूटन जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो अब वेट, जब हम मैथ्स की हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी तो उस वक्त भी डिस्कस किया कि जो है वो जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांट मैथ्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो है आप हम नेक्स्ट जो है हमारा क्या है कि ये उसके बाद कंक्लूजन की जब हम अगर बात करते हैं तो कंक्लूजन, वेट इज अ स्केलर मैग्नीट्यूड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड जो है वो कैसे में किया जाता है, ये न्यूटन में किया जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टू वेक्टर क्वांटिटी है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन एक्स हॉरिजॉन्टली टू द राइट एंड अदर फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्स वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने से पहले ये मैं थोड़ी सी डायग्राम बना देता हूँ कि एक ये हमारे पास फोर्स है जिस जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है वो क्या है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। उसके बाद जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, हमारे पास 6 जो है वो न्यूटन है। तो वो रिजल्टेंट हमने फाइंड, हेड टू टेल रूल अगर हमने मेथड अप्लाई करें तो ये जो आर है, ये वाली साइड, ये हमने फाइंड करनी है। तो इस साइड के लिए जो है वो सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन में रिजल्टेंट फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि ये साइड पैथागोरस थ्योरम से अगर पढ़ें तो ये साइड जो होती है ये उसमें क्या होता है कि ये साइड सी के इक्वल होती है, सी इज इक्वल टू ए का स्केयर इंटू बी का स्केयर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो यानी ये हमारी साइड है, बी ये है, तो 10 का स्केयर इंटू 6 का, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 10 का स्केयर 100 और 6 का जो है वो 36 आ गया। तो टोटल ऐड किया 136, अंडर रूट लिया तो 11.6 न्यूटन जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल। एंगल के लिए क्या होता है कि ये एंगल जो है जब हम फाइंड करेंगे थीटा, इसको कंसीडर करते हैं तो थीटा के लिए टेन थीटा, क्योंकि मेरे पास जो है वो बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो टेन थीटा लगाऊंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 6/10। तो टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 31 डिग्री। 31 डिग्री क्योंकि ये जीरो लाइन है ये वाली खाली, अब 31 क्या है कि अबव हॉरिजेंटल, तो थीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 31 डिग्री, 31 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू यानी अबव हॉरिजेंटल आई है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का न्यूमेरिकल था कि हाउ कैन वी फाइंड रिजल्टेंट एंड द एंगल। तो numerical theory है particle idealization। When we talk about the particle idealization, particle problem है is acted upon by two forces। 8 न्यूटन की एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है राइट की तरफ, राइट, ये मेरा राइट हो गया ये 8 न्यूटन, ठीक है। और दूसरी फोर्स जो है लेफ्ट की तरफ, ये पार्टिकल, ये अगर हम पार्टिकल कंसीडर कर लें, दूसरी फोर्स ये लेफ्ट की तरफ जो है वो जा रही है, तो ये भी क्या है, 8 न्यूटन है। तो डिटरमन द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, स्टेट फाइंड करनी है तो जाहिर सी बात है अगर हम राइट साइड पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो अब हम फाइंड करते हैं, या तो सॉल्यूशन समीशन एफ लेंगे तो एक साइड पॉजिटिव हमने राइट ली तो 8 - 8 तो क्या हो गया, जीरो आंसर। इट्स मीन कंक्लूजन क्या, नेट फोर्स जीरो है, तो पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी ये नेट फोर्स हम समीशन ऑल फोर्सेस का लेते हैं तो नेट फोर्स जीरो आती है, तो इट्स मीन पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो फर्दर एग्जांपल 4 है रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट।
तो रिजिड बॉडी गिवन प्रॉब्लम में, अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ 20 न्यूटन फोर्स एट वन एंड, वन डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इज, जो है वो कितना है, ये 2 मीटर है, फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पिवट। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो बीम जो है वो सब्जेक्ट कर रही है, ये एक अगर बीम है, ठीक है, तो ये 20 न्यूटन एट वन एंड, तो ये 20 न्यूटन इसके वन एंड पे जो है वो लोड लग रहा है। तो पिवट से, अगर पिवट इस पॉइंट पे मैं कंसीडर करता हूँ, पी से डिनोट कर लेता हूँ, तो जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो कितना है हमारे पास, वो है 2 मीटर। तो वो कह रहे हैं जी मूवमेंट फाइंड करें, अरे अबाउट दी पीवट। तो इस पॉइंट पे जब मूवमेंट हमने फाइंड करना है तो मूवमेंट का फार्मूला था फोर्स, और जिस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे होते हैं उस तक, उतने तक का जो है वो डिस्टेंस है। तो इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई 20 इंटू 2, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 20 इंटू 2, मूवमेंट का यूनिट ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है, 40 न्यूटन मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो जो है नोट, मूवमेंट जो होता है ये इट कैन ओनली काज रोटेशन, इट विल नॉट काज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है वो ये नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कि ऐसा यूनिट कन्वर्जन है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये देखें, 1 किलो किलो, एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है। तो एक जो 1 आवर है उसमें जो होते हैं सेकंड में कन्वर्ट, 36 जो होते हैं वो सेकंड होते हैं। तो क्यों कि एक जो हमारे पास मिनट होता है, 1 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इसी तरह एक 1 आवर में क्या होते हैं, 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो उसमें 60 जो होते हैं वो कितने होते हैं जी, मिनट होते हैं, 60 मिनट एम। और 1 मिनट में 60 सेकंड, और सेकंड 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 72 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको हमने कन्वर्ट किया तो 20 मीटर पर सेकंड में ये आ गया जी, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हम यूनिट्स को जो है आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई दिया जाएगा आपकी क्वेरी का, क्वेश्चन का। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लाजमी करना। और आपको जो है इंशाल्लाह ये पूरी लेक्चर सीरीज जो है अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आपको मिलेगी, और भी लेक्चर जो हैं वो मिलेंगे। थैंक यू।